हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अपने इकोनॉमिक सर्वे का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास गोल्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग SDG बोल देते हैं। S फॉर सस्टेनेबल, D फॉर डेवलपमेंट और G फॉर गोल्स। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, इस शब्द में मायने क्या है, इस शब्द का मीनिंग क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते किसे हैं? सबसे पहले इसका हिंदी का नाम देखिए। हिंदी में इसका नाम सामान्यतः लोग सतत विकास यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए सतत शब्द यूज़ करना बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। सतत की बजाय इसका जो नाम हम लोगों को यूज़ करना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए संधारणीय विकास। संधारणीय विकास। संधारणीय विकास का मतलब क्या होता है? संधारणीय विकास का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसको हम लोग लंबे समय तक मेंटेन भी कर पाएँ। सिर्फ हमें शुरू नहीं कर लेना, चालू नहीं कर लेना, चालू करने के बाद उसको लंबे समय तक मेंटेन भी करना है। मतलब क्या है इस बात का? देखो, जो सतत विकास होता है ना, इंग्लिश में उसका नाम कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता है, लेकिन लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। लगातार विकास नहीं करना, संधारणीय विकास करना है। इसका मतलब ये है, आज जैसे मान लीजिए कि 5G टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो 5G आएगा तो 5G आने से फास्ट इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, व्यापार करने में, ऑनलाइन शॉपिंग में, हर चीज़ में सुविधा होगी, तो बेनिफिट होगा हमारा। लेकिन आप जानते हैं कि हर टेक्नोलॉजी अपने साथ में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या कुछ ना कुछ बुरे प्रभाव लाती है, जिससे लंबे समय में नुकसान भी तो हो सकते हैं। अब आज हमने कोई ऐसा डेवलपमेंट कर लिया जिससे हमारा आज बेहतर होता है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो अभिशाप बन जाए, तो वो तो अच्छा विकास नहीं है। हमें किस तरह का डेवलपमेंट करना चाहिए? ऐसा विकास जो आज हमारे लिए फ़ायदा हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उससे फ़ायदा मिले। एग्जाम्पल के लिए, हम पानी से संबंधित, वाटर से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिसमें वाटर का यूज़ करके कोई काम होता हो, और आने वाले 20 साल के अंदर अंदर हम दुनिया का सारा पानी ख़त्म कर दें, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? 20 साल से आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी जी, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, इवन हमारी आने वाली ज़िंदगी है, वो मुश्किल होने वाली है। तो संधारणीय विकास का जो फंडामेंटल है वो ये है कि ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी का जीवन स्तर सुधरना चाहिए, लेकिन समय के साथ वो और बेहतर होना चाहिए, तो उसको हम संधारणीय विकास बोलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। कई जगह हम लोग देखते हैं जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, वहाँ पे रहता है कि बस मैं बड़ा बन जाऊँ, मैं पैसे वाला बन जाऊँ, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन वैश्विक स्तर पे जब हम लोग देखते हैं तो वैश्विक समुदाय ये नहीं चाहता कि दुनिया का एक देश आगे बढ़े, वो ये चाहते हैं कि पूरा विश्व एक समुदाय है, पूरी जो कम्युनिटी है, वैश्विक कम्युनिटी है, वो पूरी एक साथ आगे बढ़े, हर देश का विकास हो, विकास में कोई भी पीछे ना रह जाए, सभी को भागीदारी मिले। अमेरिका बढ़ता जा रहा है और वहीं पे कोई देश, भारत, पिछड़ता जा रहा है, या कोई और देश है वो बदहाली में जी रहा है, अफ्रीका बिल्कुल भुखमरी में जी रहा है, तो वो पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए फंडामेंटल ये है इसके पीछे कि पूरी दुनिया को एक साथ लेके चला जाए, पूरी दुनिया में विकास के अवसर मिले, पूरी दुनिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, पूरी दुनिया में शांति रहे, और जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो देश आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको विकसित देश अपने साथ साझेदार बनाएं, अपने साथ अपनी भागीदारी निभाएं, उनकी मदद करें, इस तरह से आगे ले जाएं। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर चल रहा है, तो ऑब्वियसली भारत भी इसमें एक भाग होगा। 2015 सितंबर में और यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में एक एजेंडा तय किया गया जिसका नाम था ट्रांसफरिंग आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है दुनिया को पूरी तरह से बदल देना, और उसका नाम था एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास के लिए एजेंडा। 2030 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें, ये तो इसका एजेंडे का नाम हो गया। जो जो मैं चीज़ें अंडरलाइन करूं वो आप लोग या तो नोट कर लीजिएगा या साथ साथ याद कर लीजिएगा, आपके लिए ये काम की बातें हैं। जो काम की बातें नहीं होंगी वो वैसे ही मैं अपने नोट्स में लेता ही नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ, और फिर भी कोई काम की बात नहीं होगी तो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला तो इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 17वें सत्र में सितंबर 2015 में इसकी घोषणा हुई। नाम क्या था? ट्रांसफरिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये किस बात पे आधारित है? कोई भी पीछे ना रहे की रणनीति पे आधारित है, या फिर ये मान लीजिए कि विकास में सभी को सम्मिलित करना, ये इसकी रणनीति है। 193 देशों ने इसको अपनाया और भारत ने इसको अपनाया, यानी इसमें कोई शक ही नहीं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली भारत ने भी इसको अपनाया। इसमें एक प्रश्न आ सकता है, इसमें 5P का सिद्धांत है, मतलब 5 चीज़ों को इंक्लूड किया गया, पांचों के नाम P से शुरू होते हैं, तो इसलिए हम इसको 5P बोल देते हैं। ये इसका 5P है, ये आपको याद कर लेना है। 5P क्या क्या है? सबसे पहला है पीपल। पीपल का मतलब लोग होता है। पीपल के बाद में प्लानेट, हमारा जो प्लानेट है वो, प्रॉस्पेरिटी,
पीस और पार्टनरशिप। तो 5P याद कर लो, पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं? एक सवाल आ सकता है कि SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब निर्धारित हुआ था? तो आपको याद करना है कि यूनाइटेड नेशन के 70वें सत्र में सितंबर 2015 में इसकी घोषणा हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि इसके 5P में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, या 5P में कौन कौन से सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन से वर्ष तक के लिए एजेंडा तय किया गया? 2030 तक के लिए। कितने देशों ने अपनाया है? 193 कंट्रीज ने अपनाया है। और इसके बारे में सितंबर 2015 में घोषणा तो हो गई थी, लेकिन ये लागू हो पाया जनवरी 2016 में। तो कब से लागू हुआ? जनवरी 2016 से। देखिए, बहुत कम डाटा है, काम की चीज़ें मैंने छांट के रखी हैं, जितनी रखी हैं वो आपको याद करनी ही करनी है। उसके बाद अब इसमें क्या किया गया? 17 इसके अंदर SDG गोल रखे गए, सतत विकास के 17 गोल रखे गए हैं। गोल का मतलब लक्ष्य बोल सकते हैं आप लोग। तो 17 गोल इसमें रखे गए, और उन 17 गोल्स के अंदर भी हर गोल में, जैसे मान लो कि एक गोल है, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक गोल है जीवन स्तर में सुधार, है नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो जीवन स्तर में सुधार एक लक्ष्य हो गया, उसको हासिल करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो इन 17 SDG को अचीव करने के लिए 169 टारगेट्स हैं। तो यहाँ से भी एक सवाल हमारा बनता है कि कितने इसमें सतत विकास गोल्स कितने हैं? 17, और उनके पीछे टारगेट कितने? 169। इंडिकेटर भी बोल सकते हैं आप इनको। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने संकेतक और कितने टारगेट हैं। अब कल परसों की क्लास में या दो चार दिन पहले जो भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने बात की थी एक शब्द के बारे में जिसका नाम था नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का मतलब क्या है? नोडल एजेंसी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी जगह जो इससे संबंधित सारी बातें करेगी। मतलब पूरे विश्व में, भारत में, किसी राज्य में किसी को भी SDG के बारे में बात करनी हो तो एक आदमी तो जवाबदेह चाहिए ना, कि जवाब कौन देगा। तो भारत में जब इसके बारे में कोई भी बातचीत होगी तो वो जवाबदेह व्यक्ति कौन है? नीति आयोग। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन रहेगी? नीति आयोग। ये भी सवाल बन सकता है कि भारत में इसकी नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है। अब नेशनल इंडेक्स फ्रेमवर्क करके और एक फ्रेमवर्क भारत में भी तैयार हुआ इसके बारे में, और वो किसने तैयार किया है? MOSPI ने, और उसके अंदर 302 संकेतक शामिल किए हैं। तो MOSPI ने इसमें 302 संकेतक शामिल करके एक नेशनल इंडेक्स फ्रेमवर्क बनाया। MOSPI क्या है? MOSPI का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत का सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। आपको सबको पता है कि जो राष्ट्रीय आय घोषणा करने वाला, गरीबी के आंकड़े निकालने वाला, जो GDP वगैरह के आंकड़े देने वाला, ये जो GDP के आंकड़े मतलब उनके लिए जो आंकड़े इकट्ठे करने वाला, ये जो संगठन है उसका नाम MOSPI है। एक नाम सबने सुना है, NSO सुना है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो इसी के अंडर काम करता है। तो MOSPI ने भी इसके लिए एक नेशनल इंडेक्स फ्रेमवर्क बनाया। संकेतक कितने हैं? 302। यहाँ तक जो मैंने बात करी वो हो गई विश्व की या भारत की। अब बात आती है हमारे राजस्थान की। राजस्थान वाली बात पे ज़्यादा ध्यान दे लेना, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में इसका नोडल विभाग कौन सा? आयोजना विभाग। आयोजना विभाग को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में नीति आयोग इसका नोडल एजेंसी है। राजस्थान के लिए कौन है? राजस्थान के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट या आयोजना विभाग है। और इसके साथ साथ जो हमारा राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है, उसके अंदर भी एक अलग से केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है SDG इम्प्लीमेंटेशन सेंटर या SDG कार्यान्वयन केंद्र। तो ये याद कर लो। नोडल विभाग पूछा जाए तो आयोजना विभाग। केंद्र कहाँ पे बनाया गया? आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के अंतर्गत बनाया गया। हर जिले में इसका काम ठीक से हो, इसलिए जिला स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है, और जिला कलेक्टर उसका हेड होता है, इंचार्ज होता है। तो जिला कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉनिटरिंग करता है ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ जिला स्तर पे ध्यान दीजिएगा, जिला स्तर पे ठीक से काम चले, हर जिले में आपस में हम कंपेयर कर पाएँ कौन सा जिला बेहतर काम कर रहा है, कौन सा पिछड़ गया है, आपस में जिले compete कर पाएँ, आपस में देख पाएँ कि किसकी परफॉर्मेंस SDG को अचीव करने की तरफ ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए हमने एक इंडेक्स भी बना रखा है जिसका नाम है SDG इंडेक्स। ये इंडेक्स कहाँ पे है? राजस्थान स्तर पे। ठीक ऐसे ही भारत स्तर पे भी इंडेक्स बना हुआ है। तो वो राज्यों के लिए बना है, ये हमारे राजस्थान के जिलों के लिए बना है। तो ये तो बात होगी SDG की। अब हम बात करते हैं SDG इंडिया इंडेक्स की। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। SDG इंडिया इंडेक्स है, राजस्थान वाला नहीं, कौन सा है? भारत वाला। तो हमारी भारत सरकार ने ये देखने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रगति भारत में ठीक से हो रही है, सही से इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, दो राज्यों के बीच में कंपैरिजन किया जा सके कौन सा राज्य अच्छा काम कर रहा है, कौन सा पिछड़ रहा है, दो राज्य आपस में अपनी प्रतिस्पर्धा कर सकें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन कर सकें कि नहीं अब की बार हमें पंजाब से अच्छा काम करना है, गुजरात से अच्छा काम करना है। तो इसके लिए SDG इंडेक्स बना है। अभी तक
इसके 2 संस्करण जारी हुए हैं। तो SDG 1.0, SDG 2.0 ये 2 जारी हो चुके हैं आज तक। और इसमें जो भी राज्य होते हैं उनको सबको इंडेक्स देके 4 में से 1 कैटेगरी दी जाती है। जो राज्य सबसे अच्छा काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं अचीवर। तो नंबर 1 आएगा उसको हम बोलेंगे अचीवर, नंबर 2 आएगा उसको हम बोलेंगे फ्रंट रनर, नंबर 3 को परफॉर्मर और नंबर 4 को हम बोलते हैं एस्पिरेंट। तो 4 तरह की कैटेगरी में राज्यों को बांटा जाता है। मान लो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फोर्थ डिवीजन है ये। तो सबसे अच्छे वाले अचीवर, फिर फ्रंट रनर, फिर परफॉर्मर, फिर एस्पिरेंट। अब ये तो बात हो गई कि राज्यों को 4 श्रेणी में बांटते हैं। 2 बार इंडेक्स जारी हो चुका है। सवाल मुद्दे का ये है कि राजस्थान के लिए इनमें से कौन सा रैंक दिया गया है। तो दोनों बार ही राजस्थान को रैंक दिया गया है परफॉर्मर। ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपके लिए बन गया कि SDG इंडिया इंडेक्स में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया, परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, आपको याद रह जाए बहुत अच्छा है, याद नहीं रह जाए तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको बस एक बार देख लीजिए। और कई बार क्या होता है जब आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते टाइम अगर आप एक रफ रीडिंग लगा लें, जैसे कहानी पढ़ते हैं वैसे पढ़ लें, याद करने की कोशिश ना करें, तब भी एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे ABCD तो आपको सही आंसर पता लग जाएगा। जो हमारा नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसमें हमें पता है कि 17 गोल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं कि वो 17 गोल कौन कौन से हैं, और हर गोल के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं। तो गोल के मध्य में संकेतक क्या रखा गया है, एक वो चीज़, 2 चीज़ें हो गई, गोल क्या है, संकेतक क्या है। गोल पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, देखो याद रखना मुश्किल है। और एग्जाम में सिर्फ यही सिलेबस में हमारा एक ही हिस्सा होता ना तो हम इसको रट्टा भी लगा लेते। तो आप याद ना करें, जस्ट एक रफली पढ़ लें, ना भी पढ़ें तो आप समझदारी से काम लो। इकोनॉमी में, आर्थिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे जब हम जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं लोगों की, तो जब जीवन स्तर सुधारेंगे तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचो किन चीज़ों को सुधारेंगे। बिल्कुल आसान बात है। हम चाहेंगे कि गरीबी का अंत हो, हम चाहेंगे कि भुखमरी का अंत हो, हम चाहेंगे कि लोग स्वस्थ रहें, हम चाहेंगे सबको शिक्षा मिले, हम चाहेंगे कि समाज में लैंगिक समानता आए, पीने का साफ पानी मिले, स्वच्छ ऊर्जा या जिसको हम बोलते हैं सस्ती दर पे लोगों को ऊर्जा की अवेलेबिलिटी हो जाए, हर आदमी को काम मिले, उद्योग धंधे ठीक से पनपें, असमानता जो जातिगत असमानता या किसी भी प्रकार की असमानता, विकास की असमानता वो कम हो जाए, शहर वगैरह जो उनका डेवलपमेंट ठीक से हो, है ना। और इसके अलावा जलवायु हमारी साफ़ सुथरा रहे, प्रदूषण वगैरह कम हो, पीने का पानी साफ़ सुथरा रहे, शांति बनी रहे। यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने बोली ना, यही सारे गोल्स हैं। आप एक एक करके चेक करेंगे तो देखो, गरीबी का अंत, भुखमरी को समाप्त करना, आरोग्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल, किफ़ायती ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य, उद्योग, असमानता में कमी लाना, संधारणीय शहर, उत्तरदायी उपभोग, जलवायु कार्रवाई, जल में जीवन, भूमि पे जीवन, शांति। और इसके साथ साथ गोल्स के लिए भागीदारी, वो एक एक्स्ट्रा गोल दे दिया गया है। अब याद नहीं करेंगे तो भी मेरी बात गौर से सुनिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएगी। इसमें किस में कितने इंडिकेटर हैं ये सर्वे में तो लिखा हुआ है, लेकिन सर्वे में लिखी हुई हर बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेसिफिकली जब आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछना मुश्किल है। और फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे कि मुश्किल तो है लेकिन पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। देखो, एग्ज़ाम में कंपटीशन का पेपर जब आप देते हैं और वो भी इस उच्च स्तर की कंपटीशन का पेपर देते हैं, तो वहाँ पे 100 में से 100 नंबर की तैयारी कभी नहीं हो सकती। एक आध नंबर का स्कोप ऐसा ज़रूर रहता है, एक आध क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आ जाता है जो किसी ने नहीं सुना। अब मान लो कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो और आपने 12 महीने हिस्ट्री खूब पढ़ी है और कुछ पढ़ा ही नहीं, हिस्ट्री ही हिस्ट्री पढ़ी है, सारी किताबें बाज़ार में अवेलेबल थी, वो सब आपने छान मारी, लेकिन फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि अकबर के बाएँ पैर के जो उंगलियां हैं उसमें तीसरे नंबर की उंगली की लंबाई कितनी थी जब अकबर 18 साल का था। तो भाई ऐसे प्रश्नों के जवाब थोड़ी होते हैं, एक आध प्रश्न तो ऐसा अटपटा आएगा ही। तो इसके लिए हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम बोलते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है ये देखिए कि किसी चीज़ को करने में आपको हार्डवर्क कितना लग रहा है और उससे एडवांटेज कितना मिलने वाला है। तो जिस चीज़ से एडवांटेज मिले उसके पीछे हार्डवर्क करो, जिसमें नहीं मिले उसको गोली मारो। तो ये इंडिकेटर किस में कितने हैं ये छोड़ दो, टोटल आप यहाँ से याद कर लो, वो आपके लिए काफ़ी है। तो टोटल याद कर लो कि 17 तो इसके अंदर गोल्स हैं और 169 ये टारगेट है, इतना याद कर लो काफ़ी है। फिर 17 गोल्स कौन कौन से हैं उनके सब के नाम याद रह जाएं तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो मैंने आपको सामान्य तरीका बताया वो याद कर लो, इससे आपका काम चल जाएगा। तो ये हमारा एक स्वीट सा छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। काम की बात याद कर लेना, राजस्थान को कौन सी श्रेणी दी गई है, परफॉर्मर श्रेणी दी गई है। और यहाँ से मैं दोबारा दिखा देता हूँ, राजस्थान को कौन सी श्रेणी दी, परफॉर्मर। परफॉर्मर कौन सी श्रेणी है, ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जिला स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करता है। और इसका आयोग कौन सा राजस्थान के लिए,
आयोजना विभाग या प्लानिंग डिपार्टमेंट, और इसके लिए एक एसडीजी केंद्र भी हमारे यहाँ पे बना हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स, बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएं। ये क्या चीज़ है? देखो, राजस्थान में, अभी हम स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। अब योजनाओं के अंदर काम होगा तो उसके लिए पैसे चाहिए। बिना पैसे के तो आप जानते हैं ना, कोई काम होता ही नहीं दुनिया में। कोई भी काम करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसका नाम है फंड्स। और फंड्स को मैं बोल दूं यहाँ पे पैसा बोल देता हूँ, धन बोल देता हूँ। तो कोई भी योजना अगर लगानी है, जैसे सड़क ही बनानी है, तो सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए। किसानों की आय को दोगुना करना है, इसलिए खेती बाड़ी में उनको मदद करनी है, पैसा चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देना है, स्कूल खोलने नए, तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। तो बेसिकली हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए धन अवेलेबल होना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आता है? जब राज्य स्तर पे योजनाएं लगती हैं तो उसके 2-3 ही तो सोर्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये हो सकता है कि ये पैसा राज्य सरकार अपनी जेब से लगाए। तो एक तरीका हो सकता है कि हमें जो भी पैसे चाहिए परियोजना में, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप लगाएगी। कहाँ से लगाएगी? या तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी खुद की कमाई से। कमाई का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स वगैरह लगाए हैं ना, उनसे पैसा आया तो उसमें से खर्चा करेगी। उसमें से नहीं आया तो स्टेट गवर्नमेंट को जो इधर उधर से अनुदान वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से करेगी। वहाँ से भी नहीं आया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? कर्ज ले लेगी और कर्जा लेके काम कर लेगी। यही तरीका है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, इसको इधर ले जाते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि ये परियोजना जो राजस्थान में लग रही है वो केंद्र सरकार की परियोजना है और उसमें पैसे केंद्र सरकार दे रही है। कई परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो साझी होती हैं, पार्टनरशिप में चलती हैं, जिसमें से केंद्र सरकार कह देती है कि देखो 40% तो आप दे दो राजस्थान को, कि 40% आप दे दो, 60% हम खर्च कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा तरीका ये है कि हम बाहरी सहायता ले लें। बाहरी सहायता का मतलब है देश के बाहर से। ध्यान दीजिएगा भाई, राजस्थान सरकार ने पैसा लगाया तो देश में से लगा, केंद्र सरकार ने लगाया तो देश में से लगा। लेकिन एक और ऑप्शन है कि हम राजस्थान के बाहर से नहीं, भारत के बाहर से पैसे ले लें। जब विदेशों से पैसा आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये बाहरी सहायता से होने वाले प्रोजेक्ट हैं। अब बाहरी सहायता देने वाले संगठन बहुत सारे हैं। उनमें से नॉर्मली 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के कौन से? एक तो कर्जा देते हैं, जिसको हम लोग ईसीबी बोलते हैं। ईसीबी का पूरा नाम होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाहरी ऋण। तो एक तो बाहरी ऋण ले सकते हो, और दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओडीए। ओडीए नाम ध्यान से देखिएगा, हम जो आज पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिकली ओडीए हैं। ओडीए क्या चीज़ है? क्या बीमारी आ गई? ओडीए का मतलब होता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। जस्ट एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा नाम कट रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ओडीए की। ओडीए क्या होता है? ओडीए का मतलब होता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसे बैंक्स हैं, कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो अलग अलग देशों में विकास के नाम पे आर्थिक सहायता देते हैं। वो आर्थिक सहायता 2 प्रकार से हो सकती है, या तो अनुदान दे सकते हो, ग्रांट दे सकते हैं, या फिर सस्ती दर पे डेवलपमेंट के लोन्स उपलब्ध कराते हैं, विकास के लिए लोन उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए विश्व बैंक है। विश्व बैंक लोन देगा, लेकिन आप भारत सरकार बोले कि हमें पेट्रोल का व्यापार करना है, उसके लिए पैसे दे दो, मना कर देंगे वो। भारत सरकार विश्व बैंक में चली जाए और बोले कि हमें तो ना मसालों का व्यापार बढ़ाना है, इसके लिए पैसे दे दो, वो मना कर देंगे। लेकिन भारत सरकार जाए और बोले कि हमारे देश में हमें आधारभूत संरचना का विकास करना है, हमारे देश में लोगों की आजीविका सुधारनी है, लोगों के जीवन स्तर सुधारना है, तो विश्व बैंक सहायता दे देगा। तो बेसिकली इन संस्थाओं का जो गोल होता है वो डेवलपमेंट के लिए लोन देना होता है, ना कि व्यापार व्यवसाय के लिए। तो ये लोग जब असिस्टेंस देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस इन्होंने दिया है। और इनसे पैसा लग के जब कोई योजना चलेगी तो हम उसको नाम दे देंगे बाहरी सहायता वाली परियोजनाएं। अब सबसे पहले ये 3-4 चीज़ें आप देख लीजिए ज़रा कि मेनली राजस्थान में ओडीए देने वाले या बाहरी सहायता देने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बाद में एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है, जिसका नाम है एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग जाइका बोलते हैं, JICA पूरा नाम है इसका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो ये जाइका है। जाइका के अलावा एक है जिसका नाम है IFAD। IFAD का नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली टाटा ट्रस्ट ने भी कुछ पैसा दिया है, लेकिन मेनली इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हम IFAD के लिए पढ़ रहे हैं, इसी योजना में टाटा का पैसा लगा, इसलिए मैंने नाम साथ में रख दिया। इसके अलावा
एक आजकल पैसा मिल रहा है हमें AFD से। AFD क्या है? बेसिकली फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है जिसका नाम है एजेंसी फ्रांसीसे डे डेवलपमेंट, तो वो AFD हो गया। इसके अलावा जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है KfW, वहाँ से पैसा मिलता है। इसके अलावा हमें रिसेंट पैसा मिलना शुरू हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो ये आपको नाम याद करने। राजस्थान में बाहरी सहायता कहाँ कहाँ से मिल रही है? वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से, ADB से मिल रही है। ADB के अलावा जाइका से मिल रही है, IFAD से मिल रही है, AFD से मिल रही है और न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB से मिल रही है। 5-6 नाम याद कर लीजिए। अब हमें इसमें हल्का हल्का सा इसके बारे में जानना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हालांकि प्रीलिम्स में, RS प्रीलिम्स में या फिर ये SI वगैरह के पेपर में या किसी और कंपटीशन में ये पूछा जाना असंभव है। नहीं पूछेंगे आपसे कि अब तक राजस्थान में बाहरी सहायता परियोजनाओं में कितना खर्चा हो चुका, नहीं पूछेंगे। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि देखिए, सर्वे में तो बहुत कुछ लिखा होता है। सर्वे का उद्देश्य आपका पेपर लेना नहीं होता है, सर्वे आपके पेपर के लिए नहीं बना। सर्वे राजस्थान की सरकार ने पिछले साल क्या खर्चा किया, क्या काम किया, ये सदन में बताने के लिए है या जनता के या विपक्ष के सामने रखने के लिए, जानकारी देना उसका उद्देश्य। इसलिए उसमें काम की चीज़ें, बिना काम की चीज़ें सब लिखी होती हैं। एग्ज़ाम के एंगल से हमें सिर्फ वो चीज़ें पिक करनी है जहाँ से सवाल बनता है। अगर पढ़ाना हो तो वैसे ही जैसे सामान्यतः सर्वे पढ़ाया जाता है कि जितना भी सर्वे में लिखा हुआ है सब खोल के और बोल के सुना दिया जाता है, ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन नहीं रहेगी। हमें वो चीज़ छांटनी है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी तक कभी नहीं पूछा गया, आज तक की हिस्ट्री में नहीं पूछा गया। मैं 10 एग्ज़ाम के नहीं, मैं 50 एग्ज़ाम की बात करूँ, कभी नहीं पूछा गया कि ये बताओ कि राजस्थान में कुल खर्चा कितना हुआ, ये बताओ राजस्थान में नालियों पे खर्चा कितना हुआ, सड़कों पे कितना हुआ, नहीं पूछा जाता है। तो बेसिकली एग्जामिनर ये जानना भी नहीं चाहता कि आपकी रटने की क्षमता कितनी है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि राजस्थान में क्या घटनाएं हो रही हैं, उनकी सामान्य जानकारी आपको है या नहीं। तो एक जनरल नॉलेज वाला पर्सपेक्टिव रखना है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि दिसंबर 2020 तक राजस्थान में 23,753.88 करोड़ रुपए बाहरी सहायता से मिल चुके हैं। इन परियोजनाओं में इतना खर्चा हुआ। टोटल कितनी परियोजनाएं हैं? 13, और उनमें से 10 पे काम अभी प्रगति पे है। तो टोटल 13 परियोजनाएं हैं जो एक्सटर्नल एडेड चल रही हैं, 10 में उसमें काम प्रोग्रेस में या प्रगति में है। और 1 अप्रैल 2005 से भारत सरकार ने नए नियम बनाए। वो नए नियम क्या है? पहले क्या होता था कि एक्सटर्नल एड से जो प्रोजेक्ट मिलते थे, ध्यान दीजिएगा, जैसे विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, जाइका से, KfW से, IFAD से जो पैसा आता था उसकी शर्तें अलग होती थी। पैसा लेना, चुकाना, सब शर्तें अलग होती थी। और जब हम विदेशों से लोन लाते थे कॉम्पिटिटिव रेट पे, बाजार दर पे, उसकी शर्तें अलग होती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2005 से इन शर्तों को एक समान कर दिया गया। तो अब विदेशी पैसा प्राप्त करने की शर्तें एक ही होंगी, भले ही वो डेवलपमेंट लोन हो या वो कॉमर्शियल लोन हो। तो ECB की शर्तें और एक्सटर्नल असिस्टेंस दोनों की शर्तें समान होंगी। ये पॉइंट एज सच एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये पॉइंट एज सच एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक बार को मान सकते हैं, इस पे एक सवाल बन सकता है कि राजस्थान में कुल कितनी परियोजनाएं हैं या उनमें से कितनी में काम प्रगति पे है। ऐसा सवाल आ सकता है कौन कौन सी एजेंसीज राजस्थान में और डेवलपमेंट के लिए लोन दे रही हैं। या ऐसा हो सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी एजेंसी है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने राजस्थान में डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया। तो इस तरह का प्रश्न हमारा आता है। फटाफट से एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विश्व बैंक के बारे में। यहाँ पे रोक के मैं आपको विश्व बैंक के बारे में लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा, नहीं बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे काम की बात नहीं है। और अभी आने वाले दिनों में जैसे ही हम लोग इकोनॉमी के टॉपिक्स डालना शुरू करेंगे और सब्जेक्ट के टॉपिक डालना शुरू करेंगे, तो उस समय हम लोग वर्ल्ड बैंक पे या इन सभी चीज़ों पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो विश्व बैंक के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल ना तो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ना इस टॉपिक से इतना ज़्यादा संबंधित है। इसलिए इतना याद कर लो कि वर्ल्ड बैंक है बस। योजनाएँ कौन कौन सी, योजनाओं को मैंने फिर भी 4-4 लाइन में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं जब आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए, उनमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन एग्जाम के लिए आप इतना भी मत पढ़ना, इसमें भी सेलेक्टिव हो जाना। मैं बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले विश्व बैंक की योजना है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। इस योजना में क्या काम किया जा रहा है? उद्देश्य 1 लाइन में याद कर लो। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों की इनकम को बढ़ाना। तो किसानों की आय को बढ़ाना इसका उद्देश्य। और कैसे बढ़ाएंगे? कृषि उत्पादन को बढ़ा के। तो कृषि उत्पादन को बढ़ा के किसानों की आय को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इतना याद रह जाए काफ़ी है। अब आप बहुत ही जुझारू बच्चे हो, इससे ज़्यादा याद रखना चाहते हो तो याद कर लो कि राजस्थान के जो जलवायु खंड हैं उसमें से 8 कृषि जलवायु खंडों में ये योजना चल रही है। और उन जलवायु खंडों में 17 क्लस्टर्स में चलाया जा रहा है। और 2,76,727 हेक्टेयर में कुल मिला के ये योजना चल रही है। तो ये आप
याद कर सकते हो अगर आपको याद रहता है तो। नहीं याद रहता तो सिंगल लाइन में याद कर लो कि योजना का नाम है कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, और उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में 8 कृषि जलवायु खंडों के अंदर ये चल रहा है या 17 क्लस्टर्स में चल रहा है। उसके बाद अगली योजना है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, और इस परियोजना की एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। तो इस परियोजना का उद्देश्य देखिए, इस परियोजना का उद्देश्य है सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। एम्पावरमेंट किसका, या तो पिछड़े वर्ग का या उपेक्षित वर्ग का। उपेक्षित वर्ग का मतलब है जिसको आज तक विकास में शामिल नहीं किया गया, या फिर महिलाओं का। और कितने जिलों में संचालित है ये, 18 में। 1 लाइन याद कर लो सिर्फ, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या काम होता होगा, आजीविका बढ़ाने पे जोर देते हैं हम लोग, लाइवलीहुड डेवलपमेंट करने पे जोर देते हैं, और गरीब परिवारों को और पिछड़े परिवारों को, महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक है राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। नाम से पता चल रहा है कि सड़कों का आधुनिकीकरण इसमें करते हैं, लेकिन याद ये रखिएगा कि इसमें जो सड़कें बनेंगी वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगी। और गांव भी कौन सा, सामान्य गांव नहीं, छोटा गांव। छोटा गांव कौन सा, ऐसा गांव जिसकी आबादी 250 से लेके, मतलब 250 से ऊपर हो लेकिन 500 से ज़्यादा ना हो, 499 तक हो। तो जो छोटे गांव हैं 250 से 499 आबादी वाले, उसके अंदर सड़कों को बनाएंगे, उनको मैनेज करेंगे, टूट फूट होगी तो उसको रिपेयर करेंगे। और राजस्थान में अभी ये 1051 गाँव में चल रही है, और 1051 गाँव में कितनी सड़क बना रहे हैं हम लोग, 2522 किलोमीटर इसका निर्माण इसमें हो चुका है। अगेन मैं रिपीट करूंगा आपके लिए, काफ़ी सिर्फ इतना है कि सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना छोटे गांव में जिनकी जनसंख्या 500 से कम है, वहां पे सड़क निर्माण के लिए बनी है, विश्व बैंक द्वारा फंडेड है। इतना याद रह जाए काफ़ी है। 1051 गांव, 2522 किलोमीटर, आसान नहीं है याद रखना, लेकिन फिर भी आप रख सकते हैं तो ज़रूर करें। उसके बाद में है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं, अभी मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि पब्लिक फाइनेंस भी एक बड़ा टॉपिक है। इतना मैं बता देता हूं, पब्लिक फाइनेंस का मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि हमारी सरकार का जो पैसा है ना, जिसको हम लोग फिस्कल मैनेजमेंट बोलते हैं, कई बार राजकोषीय प्रबंधन बोलते हैं, उसी से संबंधित है। सरकार लोन कहाँ से लेगी, सरकार बजट में खर्चा कहाँ पे करेगी, वो तो इसके संबंध में भी एक योजना चल रही है। उद्देश्य क्या है उसका, उद्देश्य ये है कि सरकार का बजट बेहतर तरीके से बने, पैसे का आवंटन बेहतर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बढ़े, बेहतर प्लानिंग हो सके, आने वाले समय में घाटे कम किए जा सकें, राजस्थान की जो राजस्व प्रणाली है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकें, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अगली योजना जो विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है, जिसका नाम है द्वितीय प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म डेवलपमेंट लोन। ये क्या है, देखो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म। इतना याद कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म का मतलब है, बिजली की बात हम करते हैं तो बिजली में 3-4 एक्टिविटी होती हैं। एक बिजली उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन का मतलब है बिजली बनाना, चाहे तो वो जल विद्युत से बनती हो, मतलब पानी से बनती हो, चाहे वो भाप से थर्मल पावर बनती हो, या फिर वो सोलर पावर हो, वो विद्युत उत्पादन है। उत्पादन के बाद में जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से और दूसरे शहर तक, दूसरी जगह तक पहुँचाना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो पहला प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, फिर उसका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन के बाद में अगली जो एक्टिविटी है उसका नाम है वितरण। आपके घर तक बिजली पहुंचाना, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वितरण है। तो इसके संबंध में योजना है बिजली वितरण के संबंध में। और इसका उद्देश्य क्या है, एक तो बिजली कंपनियां है ना हमारे राजस्थान में, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो एक तो है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे JVVNL, जैसे AVVNL, जैसे JDVVNL, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो उनकी वित्तीय स्थिति सुधारना है और सतत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है कि घरों में कंटिन्यूसली बिना कट के लंबे टाइम तक पावर सप्लाई मिल सके। तो ये इसका उद्देश्य है। अगला इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम में इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो चयनित राजमार्ग है, सभी नहीं, सेलेक्टेड राजमार्ग है, उसमें एक तो यातायात का प्रवाह में सुधार हो, ट्रैफिक जैम्स, डिस्टर्बेंसेस वो कम हो, और राजमार्गों का प्रबंधन बेहतर हो सके, तो इसके लिए उनमें डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करते हैं। तो ये सारी की सारी योजनाएं हमारे विश्व बैंक से फंडेड योजनाएं हैं, विश्व बैंक की सहायता से चल रही हैं। अगर आपको इनके नाम और एक एक लाइन में याद रह जाए कि क्या योजना है, आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर में नहीं चाहिए। अगली बात हम लोग करते हैं, अगली बात है हमारी जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडेड योजनाएं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से कौन कौन सी योजनाएं फंडेड हैं उसमें आप याद कर लो। एक तो इसमें राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम,
राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ऊपर गया, विश्व बैंक वाला है। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। इसका काम क्या है? इसका काम है यातायात दक्षता को और सुरक्षा को सुधारना। तो हाईवे पे सुरक्षा को और यातायात में दक्षता को सुधारना, ये इसका काम है। एडीबी से फंडेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा एक है जयपुर मेट्रो रेल लाइन, एक है राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र विकास और मध्यम नगरीय क्षेत्रीय विकास। इसको यूं याद कर लो, शहर दो प्रकार के होंगे, छोटे और बड़े। तो छोटे शहर में विकास, बड़े शहर में विकास, दो काम हो गए, जयपुर मेट्रो, राजमार्ग और एक है अक्षय ऊर्जा। ये 5 एडीबी से फंडेड कार्यक्रम है। जयपुर मेट्रो रेल लाइन आप जानते हैं, इसमें एडीबी सभी पूरी जयपुर मेट्रो के लिए पैसे नहीं दे रहा। इसमें चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक जो रेल लाइन गई है 2.44 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, उसके विकास के लिए यहाँ से पैसा मिल रहा है। और उसके अंदर कितने स्टेशन सम्मिलित हैं? 2 स्टेशन। याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो याद कर लो, चांदपोल से बड़ी चौपड़, इतना भी मोर देन एनफ है। 2.44 किलोमीटर याद रहता है, 2 स्टेशन याद रहता है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगली चीज़ है राजस्थान अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा क्या चीज़ होती है? अक्षय ऊर्जा को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है नवीनीकरण ऊर्जा भी इसको बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो सब इस कैटेगरी में आती हैं। उनका प्रसारण मजबूत करना और इन सेक्टर्स में निजी उत्पादन को, प्राइवेट प्रोडक्शन को बढ़ाना। देखिए, बिजली उत्पादन करने वाले 2 लोग हैं, या तो सरकार करेगी या प्राइवेट कंपनियां भी तो कर सकती हैं। तो प्राइवेट उत्पादन को बढ़ाना है पहली चीज़। और कहाँ पे बढ़ाना है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, पश्चिमी राजस्थान में। ये यहाँ भी काम आएगा। कल को ऐसा पूछ लिया जाए, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में बिजली के संबंध में कौन सी योजना चल रही है, तो वहाँ भी याद रहना चाहिए कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो है वो पश्चिमी राजस्थान के संबंध में है। शहरी क्षेत्र विकास और मध्यम नगरी, ये दोनों सेम है। इनमें दोनों में शहरों में सीवरेज, स्वच्छता, जल आपूर्ति, इनका विकास होगा। लेकिन फ़र्क क्या है? शहरी क्षेत्र विकास बड़े शहरों के लिए है और मध्यम नगरीय जो है वो कंपैरेटिवली छोटे शहरों के लिए। और छोटे शहर में कितने शामिल हैं? 14। तो इतना याद कर लीजिए, बात बन जाएगी। अगली जो चीज़ है उसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, जायका। जायका के सहयोग से देखिए 3 प्रकार की योजनाएं हमारे पास चल रही हैं। 3 कौन कौन सी? एक तो है जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, एक है वानिकी व जैव विविधता योजना और एक है ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। इनमें लागत वगैरह आपको याद रहती है तो रख लीजिए, नहीं याद रहती है तो सिंपल एक लाइन में याद कर लो। जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाएं बंद पड़ गई हैं, टूट फूट हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रही है, उनको पुनर्जीवित करना है। तो एक तो उनको ठीक करना है, पुनर्जीवित करना है, या उसमें ज़्यादा सुधार है तो उसको नवीनीकृत करना है। ये इसका काम है। तो याद कर लो, सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास या फिर नवीनीकरण, ये तो हो गया इसका उद्देश्य। तो ये तो इसका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद में अब बाकी चीज़ें आती हैं। याद रहती है आपको तो याद करो, नहीं तो छोड़ दो। कि ये योजना अक्टूबर 2024 तक पूरी होनी है और इसमें कुल मिला के 2348 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। इसके अलावा आप ये भी एक याद कर सकते हो कि इसके अंदर 4.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को फ़ायदा होगा। 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाएं हम लोग ठीक करेंगे। प्रीलिम्स के लिए, एसआई के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए इन सब आंकड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ याद कर लो, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका फंडेड है और परियोजनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्वास कर रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहे हैं उनको, इतना याद कर लो। मेंस में जब आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे आंकड़े आपके काम आ सकते हैं। अगली चीज़ है जिसका नाम है राजस्थान वानिकी व जैव विविधता योजना। इसमें 2 फेज़ थे, फेज़ 1 और फेज़ 2, मतलब 2 स्टेप में ये योजना 2 चरणों में चली। दूसरा चरण अभी चल रहा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि राजस्थान में जो वन से घिरा हुआ क्षेत्र है उसमें वृद्धि करना है और वहाँ पे जो जैव विविधता पाई जाती है उसका संरक्षण करना है। और स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर राजस्थान में कहीं पे ऐसा जन समुदाय, ऐसी जनता है जो वनों के ऊपर निर्भर करती है, तो उनकी आजीविका में सुधार करना है। वन को ऐसे डेवलप करना है कि उनकी आजीविका, उन लोगों की आजीविका बेहतर हो, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, राजस्थान का समानता आ सके। तो याद कर लो कि वानिकी व जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य क्या है। ये वन क्षेत्र में वृद्धि, जैव विविधता, ये तो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। वनों पर निर्भर जन समुदाय, वनों पर निर्भर जन समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। तो ये याद कर लो, हमारे लिए ठीक रहेगा। उसके बाद अगली है जिसका नाम है ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम से पता चल रहा है कि फ्लोरोसिस की जो समस्या है उस समस्या के निराकरण के लिए योजना बनाई गई है। कोशिश है कि हम महिलाओं का, विशिष्ट वर्ग के लोगों का, उनका जीवन स्तर सुधार सकें। और स्पेसिफिकली याद करना इंपॉर्टेंट बात है कि योजना कहाँ चल रही है। इस योजना को चलाया जा रहा है नागौर जिले में। नागौर जिले में 986 गांव और 7 कस्बे इसमें शामिल हैं। आप नागौर जिला याद कर लो, सही रहेगा।
उसके बाद अगली योजना है जो IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के सहयोग से चल रही है। कुछ पैसा इसमें टाटा ट्रस्ट भी लगा रहा है। योजना का नाम है एम्पावर। एम्पावर वो शब्द होता है ना सशक्तिकरण, उससे अभ्रंश करके बनाया गया है यहाँ पे एम्पावर। एम्पावर का पूरा नाम है मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। याद कर लो, ये योजना विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के लिए बनी है। उद्देश्य क्या है? गरीबी निवारण। योजना का नाम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वहीं से सब याद हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी निवारण। अब इसमें करना क्या है, गरीबी कैसे मिटेगी? तो हम लोगों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा के साथ, विकास के साथ जोड़ना है और उनके आजीविका के साधन विकसित करने। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे उनके लिए, तभी वो धीरे धीरे गरीबी से बाहर आ पाएंगे। 6 जिलों में ये चल रही है। यहाँ पे ये नाम आपको याद कर लेने चाहिए। 6 जिले कौन से? जोधपुर, पाली, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही। तो ये नाम याद कर लीजिए, इन जिलों में ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद अगली योजना है जिसका नाम है पुनर्गठित जल प्रदाय योजना। पुनर्गठित जल प्रदाय योजना, ये भी बेसिकली क्या है, सिंपल आसान सा एक लाइन में याद कर लो कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो है वहाँ से जोधपुर को पेयजल पहुँचाना है। तो याद रह जाए ये योजना किसके लिए? जोधपुर के लिए। उद्देश्य क्या है? जोधपुर में पेयजल आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई सुनिश्चित करना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब अगली बात आती है KFW की। KFW जर्मनी और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के सहयोग से एक एक योजना चल रही है। एक तो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना। ग्रीन एनर्जी का मतलब हो गया हरित ऊर्जा। ये हरित ऊर्जा या हरी ऊर्जा क्या होती है? ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं? वो ऊर्जा जिसके अंदर प्रदूषण वगैरह नहीं होता, जो लंबे समय तक सस्टेन करने वाली है, अक्षय ऊर्जा है। तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो इस कैटेगरी में आती है। ये योजना भी विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान को टारगेट करके बनाई गई है। तो याद कर लीजिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए बनी है। कर क्या रहे हैं हम लोग इसमें? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का, दोनों का विकास कर रहे हैं और उसके लिए प्रसारण तंत्र, बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो नेटवर्क है, उसका हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें एक और काम की बात है, याद करनी पड़ेगी। इसमें नेशनल क्लीन एनर्जी फंड बना हुआ है भारत में, उसका पैसा लगा हुआ है 40%, KFW वालों का पैसा लगा हुआ है 40% और एक राजस्थान की खुद की बिजली कंपनी है RVPN, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, 20% पैसा वो कंपनी लगा रही है। इस तरह से इसकी फंडिंग हो रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से एक योजना यहाँ पे चल रही है जिसका नाम है राजस्थान का जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर और जो उसकी फीडर है उसकी 114 किलोमीटर लंबाई में निर्माण कार्य को कर रहे हैं। और उद्देश्य क्या रहेगा? पेयजल और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो है उनका डेवलपमेंट करना। तो ये हमारा बेसिकली बाहरी सहायता वाला प्रोजेक्ट है। अब देखो, मैंने इसको बहुत समराइज़ करने की कोशिश की है, काफ़ी इसको छोटा बना लिया है। इससे अगर आप ये याद करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा इस चैप्टर से संबंधित जो आपका बाहर से आए। फिर भी आप और समराइज़ करना चाहते हैं तो वन लाइन में याद कर लो कौन सी योजना, क्या उद्देश्य है, आपका काम इससे बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा याद करना है तो 23,753 करोड़ रुपए याद कर लो, 13 योजनाएं और 10 प्रगति पे याद कर लो, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, और आने वाले कुछ दिन में 1-2-3 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये जो आपका सर्वे वाला काम है ये पूरा करा दूं। कंप्लीट होने के बाद में हम इस सर्वे को सबको कंबाइंड करके और एक वीडियो बना देंगे जो 3-4-5 घंटे का मैक्सिमम होगा, जिसको हम लोग मैराथन क्लास का नाम दे सकते हैं। और आप एग्ज़ाम से पहले क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले जो नोट्स आपके पास हैं या जो आप नोट्स अभी बना रहे हो या मैं आपको कुछ अवेलेबल करा दूंगा, उनको आप पढ़ लीजिएगा। उनको पढ़ने के बाद में वीडियो को एक बार पूरा देख लो, जो अभी आप देख रहे हो। पूरा देखने के बाद और रिवीजन के लिए जो लंबा वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो को एक बार पूरा देख के दूसरी बार उसको हाई स्पीड में चला के और एक बार देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और हमेशा याद रखिएगा, हम जब कॉपी लेकर रट्टा लगाते हैं तो हमें कम याद होता है और कही हुई बात हमें समझाई हुई बात ज़्यादा याद होती है। तो अगर आप वीडियो को 2 बार चला के देख लेंगे आपको सब का सब रट जाएगा। एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपका बाहर इससे नहीं जाने वाला है। बच्चों की नई चीज़ों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें ये भी करा दो, वो भी करा दो, हम सब कराने को तैयार हैं। लेकिन अभी मैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रहा हूँ, थोड़ा सा हम इस चीज़ से बाहर आए, उसके बाद हम आपके लिए और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। और हम रोज़ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश कर ही रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, सो दैट जो काम हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा सीमित लोगों तक ना रहे, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका जितना प्रसार हो उतना ही सभी के लिए बेहतर है। तो हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।